तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इस सेशन के अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे सेक्शन 7 इनकम डीम टू बी रिसीव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब इनकम डीम वर्ड जुड़ जाता है किसी के साथ तो हम उसे बोलते हैं मानी गई इनकम। हमें इनकम हुई नहीं लेकिन हम फिर भी बोलेंगे उसे इनकम डीम टू बी रिसीव कि हमें वो इनकम हो गई। इसके लिए मैं आपके साथ एक एक्सेल शीट को डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपको याद होगा मैंने आपको एक सेक्शन 5 पढ़ाया जिसके अंदर बताया था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसमें एक वर्ड था इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, या इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन आउटसाइड इंडिया। अब मान लो ये टॉपिक क्या है कि सर हमें इनकम रिसीव नहीं हुई लेकिन हम मान लें कि इनकम रिसीव हो गई। कैसे? मान लो एक बंदा है जो अपनी 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है और वो आउटसाइड इंडिया है। क्लियर? उसने क्या किया कि 2 लाख सैलरी को 1 लाख इंडिया में सेंड कर दिया, 1,50,000 इंडिया में सेल कर दिया और 50,000 वहां पर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो उसने 1.5 लाख रुपए इंडिया में क्या करे हैं, रिसीव किए हैं, तो वो किस केस में टैक्सेबल होगा? आरओआर में होगा, आरएनओआर में होगा या फिर एनआर के अंदर होगा? अगर आप कहते हैं सर आरओआर में होगा, आरएनओआर में होगा या एनआर के अंदर होगा, ये गलत लिख गया है, ये होगा एनआर के अंदर। तो उस केस में अगर आप तीनों में से किसी का भी एक आंसर लेते हो तो आंसर आपका गलत होगा। सर गलत क्यों होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं इनकम अगर किसी को रिसीव हो जाती है और उसके बाद वो इनकम सेंड करता है तो उसे रेमिटेंस बोलते हैं, ना कि इनकम रिसीव होता है। अगर किसी ने इनकम वहां पर मिल गई और उसके बाद वो इंडिया में भेज रहा है तो उसे लिए हम वर्ड यूज करेंगे रेमिटेंस। तो इस केस में इस इनकम पर आपका टैक्स चार्ज नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इनकम आपकी आउटसाइड इंडिया मिल गई थी। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और जिनके यहाँ मैं आउटसाइड इंडिया जॉब करता हूं उनसे कहूं कि सर आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट में जो इंडिया के अंदर उसमें आप 1.5 लाख भेज दो और 50,000 रुपए मुझे दे दो, तो उसे बोलेंगे इनकम डीम टू बी रिसीव। और अगर आपको इनकम वहां रिसीव होती है फिर आप उसे भेजते हो तो उसे रेमिटेंस के नाम से जाना जाता है। तो इसी बात को अपने माइंड में क्लियरिटी रखनी है कि इनकम हमेशा एक ही बार टैक्सेबल होगी, 2 बार नहीं होगी। अगर जिस कंट्री में वहां टैक्सेबल होगी फिर इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन इसी सेक्शन को हमने यहाँ पर रिलेट किया है सेक्शन 7 इनकम डीम टू बी रिसीव। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपको इनकम हो जाती है वो मिले या ना मिले उसे मानते हैं इनकम डीम टू बी रिसीव। इसके लिए आपको एक सेक्शन 7 पढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ हम आज आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताएंगे, जिसे आप लोग पीएफ या ईएसआई के नाम से भी जानते हो। होता क्या है पीएफ, इसके बारे में समझते हैं। मान लो एक मिस्टर ए है, वो एम्प्लॉयर मालिक है, उसके पास मिस्टर बी एम्प्लॉय काम करता है जिसको वो हर महीने 10,000 रुपए सैलरी देता है। अब आपको पता है कि जो 10,000 अमाउंट है बहुत छोटा अमाउंट है जिससे आप अपनी फैमिली को इसी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप जो 10,000 कमा रहे हो वो पूरा का पूरा हर महीने खर्च हो जाता है और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आपके पास कितने रुपए बचते हैं? 0 रुपए। अगर ये बात गवर्नमेंट ने देखी कि एक व्यक्ति से हम 10,000 रुपए, गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज किया कि मिडिल क्लास एम्प्लॉय जिसको 12,000 15,000 सैलरी मिल रही है कहीं से, आज वो पैसा सेव नहीं कर रहा। जब फ्यूचर हमारे पास आएगा, जब वो इसकी एज 60 के अराउंड हो जाएगी, जब उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम पे क्या हो सकता है? बर्डन बन सकता है। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम रखा प्रोविडेंट फंड। सरकार ने कहा मालिक से कि अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसे 15,000 रुपए से कम की सैलरी मिलती है, तो आप क्या करो, उसका पर मंथ 12% टीडीएस, 12% पीएफ काट के हमें जमा करा दो। मतलब जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि मान लो सपोजिट से 10,000 रुपए मिलते हैं, हमने कहा ऐसा करो कि हम तुम्हें आज से 10,000 नहीं देंगे, आज से हम तुम्हें 8,000 देंगे, बाकी बचे हुए 2,000 रुपए हम किसको जमा करा देंगे? गवर्नमेंट को। और साथ साथ तुम्हारे भी 2 जमा कराएंगे और अपने भी 2 जमा कराएंगे। इन शॉर्ट की आज की डेट में तुम्हें 10,000 सैलरी मिल रही थी लेकिन अब सैलरी 12,000 मिलेगी, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में आएगा वो खाली 8,000 आएगा और जो 4,000 होगा वो तुम्हारे किस अकाउंट में जमा हो जाएगा? प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जमा हो जाएगा। और जब आपकी फ्यूचर आएगा, मतलब आपकी एज हो जाएगी, जब आपको पैसे की जरूरत होगी, तब आप इस प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल के अपना यूज कर सकते हो। तो सरकार ने ये स्कीम को लाया।
इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि मालिक उतना कंट्रीब्यूशन करेगा जितना एम्प्लॉय करेगा। इसका मतलब मालिक ने इसे 8,000 सैलरी दिए, 2,000 काट के किसको जमा करा दिया, सरकार को जमा करा दिया। और मिस्टर जो ए मालिक था उसने भी क्या कहा कि मैं भी अपना 2,000 तुम्हारे भी हाथ से किसको जमा करा दूंगा, सरकार को। तो ये टोटल सरकार के अकाउंट में कितने पैसे जमा कराएगा, 2,000 तो एम्प्लॉय के, 2,000 रुपए एम्प्लॉयर के, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 4,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये हो गई इनकम डीम टू बी रिसीव। इनकम हुई हो गई है लेकिन वो आपको मिली नहीं, इसलिए इसका नाम रखा गया इनकम डीम टू बी रिसीव। इसके साथ साथ अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें तो प्रोविडेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं पीएफ एक्ट 1925, एक होता है अदर प्रोविडेंट फंड जिसे हम पीएफ फंड एक्ट 1952 के नाम से जानते हैं। तो इस बात को याद रखना कि दो ही प्रोविडेंट फंड होते हैं, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है और एक अदर प्रोविडेंट फंड होता है जो जिसे हम बोलते हैं पीएफ एक्ट 1952। पीएफ कितना परसेंट अभी बताता हूँ। अब आपने देख लिया कि पीएफ दो ही तरीके के होते हैं, एक 1952 होता है और एक 1925 होता है। इसको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में, चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जो ओनली ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो देन यू गो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 1925 एक्ट के अंदर। लेकिन अगर आप कहते हो सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तब सरकार उनके लिए लेकर आई किनके लिए, प्रोविडेंट फंड 1952, जिसमें हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाएंगे और साथ साथ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट बनाएंगे। अब ये किसके लिए होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। किसके लिए होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। साथ साथ एक और प्रोविडेंट फंड बनता है, वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे आप मालिक हो, आपने सोचा सर मुझे भी अपने फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, अगर मैं आज अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचूंगा तो कल मैं भी, मेरी भी एज होगी, मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो सरकार ने कहा हम एक और प्रोविडेंट फंड लाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और ये किसके लिए होता है, एम्प्लॉयर या फिर प्रोवाइड एनी पर्सन। आप चाहे आप मालिक हो चाहे आप कर्मचारी हो, तब भी आप इसके अंदर अपना पैसा जमा करा सकते हो। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसे आप पीवीएफ कहते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। याद रखोगे, दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया जिसे हम हिंदी में भविष्य निधि के नाम से जानते हैं। इसे हमने दो पार्टों में बांटा है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए एम्प्लॉयर होते हैं, मिस्टर बी एम्प्लॉय होता है। मिस्टर ए को आज 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, लेकिन मालिक अब इसे 10,000 रुपए नहीं देगा, इसे 8,000 देगा और 2,000 रुपए किसको जमा करा देगा, सरकार को जमा करा देगा। और साथ साथ जितना वो पैसा उसका काटेगा उतना पैसा वो अपने भी बिहाफ से सरकार को जमा कराएगा। और टोटल सरकार के अकाउंट में कितने पैसे जमा हो जाएंगे, 2,000 रुपए एम्प्लॉय के हो जाएंगे, 2,000 रुपए एम्प्लॉयर के हो जाएंगे और टोटल कितने मिलेंगे, 4,000 रुपए। तो इसे बोलेंगे इनकम डीम टू बी रिसीव। उसे इनकम हो गई बट उसे अभी नहीं मिली है, लेकिन फ्यूचर में उसे इनकम मिलेगी जब पैसों की उसको जरूरत होगी। अगर हम प्रोविडेंट फंड की बात करें तो प्रोविडेंट फंड को दो पार्टों में बांटा गया है। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एक होता है प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। अगर ये बात आप समझ गए कि प्रोविडेंट फंड दो टाइप के होते हैं, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है और अदर प्रोविडेंट फंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। फिर हमने प्रोविडेंट फंड को चार पार्टों में बांटा। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो ओनली ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। उसके बाद अगर आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाते हो या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाते हो, वो आपकी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक जॉब करते हो, आप मालिक हो और आप कहते हो सर मुझे भी अपना फ्यूचर देखना है, उसके लिए आप किसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना, आपका 1.5 लाख रुपए तक। लेकिन ये जो प्रोविडेंट फंड है ये तब कब एप्लीकेबल होगा, आपका स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज, अगर आप मालिक और कर्मचारी हो। अगर आप एम्प्लॉय हो तब ये प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर इनमें डिफरेंसेस क्या है और हमें कितने रुपए तक की माफी मिलेगी, इसके लिए हमने एक चार्ट बना रखा है जिसके टॉप में रखा है प्रोविडेंट फंड, उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर है, फिर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है।
सबसे पहले इस चार्ट को बनाने का मोटिव ये था कि आज जो हम पैसा फ्यूचर में जमा कर रहे हैं, जब वो पैसा हमें मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा या फिर टैक्सेबल नहीं होगा। तो सरकार ने लिखा कि अगर आप एम्प्लॉई हो, कर्मचारी हो, आपका पैसा कटता है और आप स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आते हो, तो आपको सेक्शन 80C के हिसाब से पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, 1 रुपए का भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाते हो तब भी आपको सेक्शन 80C के हिसाब से पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर है, इस बात को याद रखें। लेकिन अगर आप अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाते हो, कौन सा बनाते हो, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो आपको सेक्शन 80C के हिसाब से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जितना कमाओगे उसको सब पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पीपीएफ फंड बनाते हो या पब्लिक प्रोविडेंट फंड बनाते हो तब आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी, सेक्शन 80C के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मालिक हो, अगर आप कौन हो, मालिक हो, और मालिक भी अपना पैसा काट के किसको जमा कराता है, गवर्नमेंट को जमा कराता है। मैंने आपका 2000 काटा, अपना भी 2000 दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से। कर्मचारी भी, जो मालिक होगा वो भी तो चाहता है कि जब मैं अपनी बैलेंस शीट सरकार को दूंगा तो उसमें मेंशन करूंगा कि 2000 रुपए मैंने इनको क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो मुझे उसकी क्या दे दो, माफी दे दो, तो उसे सरकार एग्जेम्पशन दे देगी अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आप क्या बनाते हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाते हो, तो अप टू 12% तक सैलरी का क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इसलिए जो भी आपका पीएफ काटता है वो मैक्सिमम 12% तक ही काटता है, उससे ऊपर नहीं काटता। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो हर महीने आपका 1200 रुपये पीएफ कटेगा, और साथ साथ वो अपनी जेब से भी कितना जमा कराएगा, 1200। तो सरकार ने कहा अगर आप मालिक हो तो हम अप टू 12% तक क्या कर देंगे, आपका माफ कर देंगे, उससे ज्यादा होगा तो आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है, एग्जाम्प्ट है। सर क्या बात कह रहे हो, मतलब कितना भी मालिक उसका कंट्रीब्यूट करके सरकार को जमा कराए सारा माफ है, तो हर कोई क्या बनाएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाएगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। सरकार ने कहा अभी रुक जाओ, अभी हम माफी देंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, उससे इकट्ठा टैक्स ले लेंगे। सर रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट बनते कैसे, देखो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऐसे बनता है कि अगर आपने सोचा कि मैं अपने लोगों का टीडीएस काटू, अपने लोगों का पीएफ काटूंगा, सरकार को जमा करा दूंगा, आपने सारी बातें मान ली, उसकी सब कुछ आप फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपके एक दो पॉइंट में जो सरकार को चाहिए थे वो आपके फॉलो नहीं हो पा रहे थे। आप क्या गए, अपने नियर बाय पीएफ कमिश्नर के पास गए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मैं ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट बनाना चाहता हूँ लेकिन बन नहीं रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस पर क्या कर दो, साइन कर दो, अपनी स्टैंप लगा दो। अगर वो आपकी बात से सेटिस्फाई होता है, आपकी बातों को मान जाता है, तब वो क्या बना देगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। लेकिन एक मालिक कहता मैं नहीं जा रहा किसी के पास, मैं तो खुद का मालिक हूँ, हम क्या बनाएंगे, अनरिकॉग्नाइज। ठीक है, अगर वो सारी चीजें फुलफिल करता है, कहीं अगर वो डिस्प्यूट भी आता है उसे भी रेक्टिफाई कर लेता, तो क्या बना लेगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। और अगर वो सारी बातें नहीं पूरी कर पाएगा तो क्या बनाएगा, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्लियर। इसके साथ साथ हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि हम जो भी पैसा, मालिक हो या कर्मचारी है, जब वो पैसा जमा कराता है तो उसके ऊपर हमें हर साल क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है जो आपने पैसा जमा करा रखा है, तो वो एग्जाम्प्ट होता है किसके केस में, एम्प्लॉय के केस में, अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से। और अगर एम्प्लॉय है, अगर कौन है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो उसमें कितने परसेंट होता है, अप टू 9.5% इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट। और सरकार इतना ही इंटरेस्ट देती है, इससे ऊपर नहीं देती। अगर इनकेस मिलता भी है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 12% इंटरेस्ट मिल गया आपको तो 9% तो माफ है, मतलब 9.5 माफ है, तो आपको 2.5 देना पड़ेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और कौन सा प्रोविडेंट फंड बनाता हूँ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बनाता हूँ, तो सब केस में वो क्या है, एग्जाम्प्ट होता जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी वाला हर केस में एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज बनाते हो, कौन सा बनाते हो, तो सेक्शन एम्प्लॉय केस में 80C में पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। साथ साथ अगर एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसका 12% तक ही माफ होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। साथ साथ उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने परसेंट होगा, 9.5 तक माफ होगा, उससे ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन,
अगर आप क्या करते हो, एम्प्लॉय हो, आपके आपने भी पैसा जमा करा, उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर भी 9.5 तक माफ है। और लास्ट में जब आप पीएफ के रूप में पैसा निकालोगे लमसम अमाउंट, तो वो जो मिलेगा वो सब क्या होगा, एग्जाम्पट होगा। लेकिन अगर आप क्या बनाते हो, अनरिकॉग्नाइज बनाते हो, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट मिलेगा किसके, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर। और लास्ट में जब आप क्या निकालोगे, लमसम अमाउंट निकालोगे, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। मतलब जब लास्ट में मैं टोटल अपना पीएफ पैसा विड्रॉ करूंगा, तो उसमें मालिक ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया होगा उस पर मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और साथ साथ उस पर जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग चालाकी करते हैं, क्या करते हैं, 20 साल का पीएफ था उनका, उन्होंने 19 साल तो अनरिकॉग्नाइज बनाया और एक साल किस में आ गए, लास्ट वाले साल में रिकॉग्नाइज में आ गए, ताकि मुझे टैक्स देना ना पड़े। सरकार ने वो पॉइंट भी क्लियर कर दिया। किसी ने कहा कि अगर तुमने 19 साल अनरिकॉग्नाइज में रहे और लास्ट वाले ईयर में किसमें आ गए, रिकॉग्नाइज में, तो आपको 19 साल का क्या देना पड़ेगा, जो आपने टैक्स नहीं दिया वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं सर हम तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जमा कराते हैं, तो सेक्शन 80C में आपको क्या मिल जाएगा, एग्जाम मिल जाएगी। आपका एम्प्लॉयर का तो बात यहाँ है नहीं, उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जो आपने पैसा जमा करा रखा उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका एग्जाम होगा अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से। और साथ साथ आप जब लमसम अमाउंट लोगे वो भी आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। सर ये डिडक्शन क्या होती है और एग्जाम्पशंस क्या होती है और रिबेट्स क्या होती है। देखो डिडक्शन का मतलब होता है तुमने 10,000 1,000 कमाया, उसमें सरकार ने कहा 200 रुपए की छूट ले लो। या आपने कहा सरकार मैंने 1,000 कमाया लेकिन उसे कमाने के लिए मेरे 200 रुपए का क्या लग गया, खर्चा लग गया, तो 200 रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या हो गया 800 इनकम। तो उसे बोलते हैं डिडक्शन। कुछ कमाया उसमें से हमने उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो जो निकल के आई वो डिडक्शन। दूसरा होता है एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन का मतलब होता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम इज एग्जाम्प्ट। जैसे हमने इंटरेस्ट की इनकम करी, वो हमारी इनकम है, लेकिन सरकार ने उसे क्या कर रखी, एग्जाम। इसका मतलब उससे सरकार ने हमारी इनकम में जोड़ा नहीं, जब उसे जोड़ा नहीं तो उसे घटाने की जरूरत नहीं, तो इसे बोलते हैं एग्जाम्पशन। और रिबेट और रिलीफ होता है छूट के लिए। जैसे आपको पता है सेक्शन 87A के हिसाब से अगर आपका टैक्स बनता है 12,500 का, तो आपको सरकार को टैक्स 0 रुपए देना। तो सरकार ने कौन से रिबेट दे रखी है, वही छूट दे रखी है। ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये याद रखोगे सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव। आपने इनकम करी नहीं है, मतलब आपकी इनकम हो गई है बट वो आपको मिली नहीं है, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि जब पैसा जेब में आएगा तभी इनकम होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई काम कर दिया, हमने कहा भैया पैसे दे देना, कि अब सर 2-4 दिन में दे दूंगा, अभी दिक्कत है, तो आपकी इनकम तो हो गई, आप हक तो रखते हो मांगने के लिए, तो उसे बोलते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव। तो कुछ पॉइंट याद रखने हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। अगर आप उससे ज्यादा कमाते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसी चार्ट को मैंने यहाँ पर एक डीपली बना दिया कि अगर आप एक रिकॉग्नाइज फंड बनाते हो, एम्प्लॉयर से क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है 12% से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दिया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 9.5, वो क्या बन जाएगा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव। क्या बन जाएगा वो, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव। द ट्रांसफर बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड फंड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड फंड नॉन, जितना आपका नॉन टैक्सेबल था उसमें से माइनस कर दो टैक्सेबल। क्लियर। जैसे मान लो आप 19 साल अनरिकॉग्नाइज में थे, एक साल किस में आ गए, रिकॉग्नाइज। एक साल जो आपने टैक्स नहीं दिया उसमें से माइनस कर दो 19 साल। या आप भी कह सकते हैं कि 19 साल में माइनस कर दो एक साल वाला। इन शॉर्ट कि आपको अनरिकॉग्नाइज में सारे टैक्स देने, इन शॉर्ट ही बात। अच्छा मेरे क्वेश्चन है, हाँ जैसे एज ए अकाउंटेंट हमें कैसे पता लगेगा कि सामने जो हमारे पास क्लाइंट आया है उसकी कंपनी ने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जब किसी का पीएफ बनता है तो उसके लिए एक अकाउंट मिलता है, उसे यूएएन जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट मिलता है, जिसमें उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसमें डिटेल होती है। जब उसने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, अगर मैं आपका पीएफ काटूंगा
तो डेफिनेटली मेरी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, और मैं जिस भी कंपनी का टीडीएस पीएफ काटूंगा उसके लिए मैं एक नंबर दूंगा उसे, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। जब उसका आप यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लोगे तो वहां से आप देख सकते हो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर कवर है। व्हाट इट। और लास्ट होता है सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, जिसमें आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड मुझसे मिस हो गया, सेक्शन 80CCD होगा। क्या होगा, सेक्शन सीसीडी, जिसे पेंशन फंड के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसे हम फर्दर आगे जब सेक्शन 80 चलेगा तब हम इसमें सारे सेक्शन को कवर करेंगे। तो इन शॉर्ट इन बातों को याद रखने से बोलते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव। तो ये हमारा आज का सेक्शन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बात करी इनकम डीम्ड टू बी रिसीव की।